Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हम बात करते हैं लाइट के बारे में. लाइट का जो टॉपिक है वो तीन आपके पास पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है. वन ऑफ देम इज़ अ रिफ्लेक्शन, अनदर इज़ अ रिफ्रैक्शन, अनदर थर्ड वन इज़ अ लेंस. रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बहुत सिंपल पार्ट है. जब भी आपके पास लाइट किसी भी एक पॉइंट पे बाउंस करती है तो रिफ्लेक्ट बैक होती है, और वो जो रिफ्लेक्शन होता है ये इंसिडेंट रे है, ये आपके पास उस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो आपके पास देख सकते हैं ये आपका नॉर्मल आ गया है जो डॉटेड लाइन है. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आपका नॉर्मल से इंसिडेंट रे का, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. ये दोनों ही एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, याद रखिएगा. और एंगल हमेशा मेजर किया जाता है बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे या नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे. ठीक हो गया. दिस वन इज़ द रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे आपके पास जो स्ट्राइक करती है सरफेस पे, हमेशा रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो बाउंस करती है, और नॉर्मल जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है रिफ्लेक्टेड सरफेस से. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास एंगल होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान, और नॉर्मल आपके पास हमेशा 90 डिग्री पर होता है. आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो ही हैं कि आपके पास जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. याद रखिएगा ये एंगल्स आपने इक्वल लेने होते हैं. ठीक है, जो आपको दोनों नज़र आ रहे हैं. कभी भी आमतौर पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और ये वाला एंगल लेने की कोशिश करते हैं इक्वल, तो फिर वो वहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं. कौन सा एंगल, जो मैं आपको बता देता हूँ. कभी भी गलती से भी इन एंगल को चूज़ ना करें. हमेशा याद रखें कि आप के यही एंगल चूज़ करें. बहुत से स्टूडेंट्स ये वाला एंगल लेते हैं, तो ये इस तरह से ये वाला एंगल कभी ना लें. ठीक है, आपने हमेशा ये एंगल कंसीडर करने हैं. ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक हो गया जी. आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू. सेकेंड थिंग हम इसके बारे में बात करते हैं. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. एक्सपेरिमेंट टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, उसके लिए आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप एक मिरर के सामने यहाँ पे कोई पिन्स लगा सकते हैं और उन पिन का जो है इमेज ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये आपके पास एक वीडियो है जो मैंने अपना एक पेज जिसमें मैंने आपको शायद ऐड भी किया हुआ है उसमें बनाया हुआ है. वहाँ से आप इसका एक्सपेरिमेंट चाहें तो देख सकते हैं. तो ये एक एक्सपेरिमेंट होता है. यहाँ पे हम दो पिन्स रखते हैं. अप्रोप्रिएट डिस्टेंस के ऊपर दो पिन्स मार्क की जाती हैं, और इन पिन्स का इमेज हमें मिरर में नज़र आता है इक्वल डिस्टेंस पर. और उस इक्वल डिस्टेंस पर हम जब ये इनको इमेज को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इन्हीं की लाइन में हम यहाँ पे दो पिन्स लगाते हैं, और ये फिर जब इनको ज्वाइन करते हैं तो हमें ये रिफ्लेक्टेड रे मिल जाती है. ठीक है जी. ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम इसको डिज़ाइन के मतलब हासिल कर सकते हैं. रिफ्लेक्टेड रे को और इंसिडेंट रे को पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं. सेकंड थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट दैट कि आपके पास इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं. अच्छा जी. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल तो होता ही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल चीज़ें आ गई हैं. हम एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑप्टिकल इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. क्या क्या हमारे पास जो चीज़ें हैं, प्रोसीजर है कि इन्होंने बताया, वही एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे हैं कि आपने पेपर पे जो है पीस ऑफ पेपर पे प्लेन मिरर को वर्टिकली रखना होता है. पेन आपने यूज़ करनी होती हैं जैसे मैंने आपके पास बताया, और उन पिन को आपने व्यू करना होता है मिरर से, और फिर दोबारा पिन्स लगा के आपने परफॉर्म करना होता है. ये इसका अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो मेरे पास जो मेरा पेज बना हुआ है फिज़िक्स टुडे बाय सर इमरान के नाम से, उसमें ये मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ऐड किया हुआ है. वहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं, और लैब में भी ये परफॉर्म हुआ होगा. खैर, ये हम चूँकि बात कर रहे हैं अभी थोड़ा सा थ्योरी टॉपिक से रिलेटेड, तो अब हम एक्सपेरिमेंट से आगे की तरफ बात करते हैं. और ये एक छोटी सी चीज़ हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं कि ये एक आपके सामने एक कोई कार्टून बनाया हुआ है. उस कार्टून का इमेज मिरर में दिखाया जा रहा है. याद रखें, कहीं पर भी जब भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट उसका इमेज बनता है तो उसी पे उस पॉइंट के मिरर के बिल्कुल ऑपोजिट बनता है और सेम डिस्टेंस पे बनता है. मिसाल के तौर पे ये फुट है, तो फुट से अगर ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो 4 सेंटीमीटर पे ही इसका इमेज बनेगा. ठीक हो गया. और इसका जो इमेज बनेगा, ये बेसिकली इसका इमेज से जो रेज होंगी वो हमेशा आइस की तरफ ही रिफ्लेक्ट होंगी. हमेशा जो इमेज की आपकी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो टूवर्ड्स द आइज होती हैं, याद रखिएगा. इसी तरह से अगर ये आपका कैप का टॉप है तो उसका टॉप का इमेज यहाँ बनेगा, और उससे जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी वो भी हमेशा टूवर्ड्स द आइज होंगी. ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टेड इमेज हो जाता है आइज की तरफ जो आता है. इंसिडेंट रे कहाँ से ड्रॉ किया जाएगा, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुआ है. मिसाल के तौर पे इस पॉइंट से ये रे रिफ्लेक्ट हुई थी, तो इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें, ये इंसिडेंट रे आ जाएगा.
तो आमतौर पे थ्योरी पेपर के अंदर ये ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है, तो वहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं देख के बहुत आसानी के साथ, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। सेकेंड थिंग, जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती। हाँ, एक ही कंडीशन है जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, और वो कंडीशन ये है कि वो नॉर्मल के ऊपर आ जाएगा ट्रैवल करती हुई, तो स्ट्रेट लाइन में पास कर जाती है, ठीक है। वरना अगर वो लाइटर से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है आपके पास वो बड़ा होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, इस पॉइंट पे नॉर्मल पे आपने देखा है ये बड़ा है, और जो एंगल ऑफ ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो चुका है डेंसर मीडियम में। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। लेकिन आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये डेंसर से लाइटर में आ रही है तो फिर आपके पास चेंज डिफरेंट होता है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका छोटा होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर दूसरी एक बात, जब हम हमारे पास लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का जो फार्मूला हमारे पास होता है बहुत सिंपल फार्मूला है। दो फार्मूले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यूज़ करते हैं। वन ऑफ देम, एक तो होता है साइन आई ओवर साइन आर। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके पास रे लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती हैं, तो हम यूज़ करते हैं साइन आई ओवर साइन आर। लेकिन अगर रे डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में एंटर होने लगे तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला चेंज हो जाता है, और साइन आर ऊपर आता है, साइन आई नीचे आता है। और अगर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दी जाए वैक्यूम में, तो उस वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम से, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के कुछ फार्मूले थे। एक्सपेरिमेंट फाइंड आपने करना है, एक्सपेरिमेंट अगर आपने करना है तो एक ब्लॉक लेके, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है उसी मेरे पास पेज में फिजिक्स टुडे बाय सर इमरान में, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से शेयर किया हुआ है। दो पिंस यहाँ पे यूज़ हुई हैं, और उनको दूसरी साइड से जब ऑब्जर्व किया जाता है तो इन पिंस का जो इमेज आपके पास P1 और P2 का इमेज है वो आपको यहाँ P3 और P4 में नज़र आता है। तो इन दो पिंस P1 और P2 को ऑब्जर्व करते हुए आप P3 और P4 पे दो पिंस लगा देते हैं, और फिर ये पिंस लगा के इन दोनों पिंस को जब आप ज्वाइन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, ठीक है जी। और फिर अंदर से आपने जब इनको पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करना होता है तो आप ऐसे ज्वाइन करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी रे अंदर आते हुए बैंड हो गई है। तो ये आपके पास एक टेक्निक है जिससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यूज़ करते हुए। यहाँ पर आपके पास फर्दर जब हम बात करते हैं, ये तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपके पास कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। देन फर्दर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट कि आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या प्रोसेस होता है। जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से कोशिश करती है लाइटर मीडियम में आने की, तो वो नॉर्मल से अवे हो जाती है। अगर आपका एंगल ऑफ, अच्छा कुछ पार्ट अंदर भी बाउंस होता है, थोड़ा बहुत पार्ट रिफ्लेक्ट करता है अंदर। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि सम टाइम जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा। अब आप देख लें एंगल ऑफ एक ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, एक ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखें कितने डिग्री का हो जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिहाज से आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन रहा होता है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ये जो अभी आपके सामने मार्क हुआ है, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जो भी एरो शो कर रहा है ये क्रिटिकल एंगल है, याद रखिएगा। इसके लिहाज से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बनता है, ठीक है जी। इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसकी दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन क्या कि पहले लाइटर से डेंसर में आना, बहुत डेंसर से उसका ट्रेवल करना ज़रूरी है लाइटर में, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तब आपके पास, अब देखें जैसे ही अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हुआ, ये टोटल लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई है। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही मैं आपको क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई, अच्छा ऑप्टिकल फाइबर इसका एक एप्लीकेशन है, और ऑप्टिकल फाइबर में अंदर ही अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती रहती है। इसके अलावा डायमंड्स के अंदर भी लाइट जब कैप्चर हो जाती है तो एक दफ़ा एंटर हो जाती है तो वापस नहीं आती, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बाउंस होती है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला मैं शेयर कर दूँ लेंस बढ़ाने से पहले आपको, कि एक फार्मूला यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एक और है हमारे पास फार्मूला,
और वो फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू, सॉरी मैं इसको ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ, एन इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन सी। जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होता है, साइन 90, तो फिर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होता है। ये आपका इससे रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है, एन इज इक्वल टू 1/sin c से रिलेटेड, जहाँ पे c क्रिटिकल एंगल होता है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। या तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के क्रिटिकल एंगल पूछेगा, या आपसे वो साइन c की वैल्यू दे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के क्रिटिकल एंगल पूछ लेगा। साइन उधर आके इन्वर्स हो जाता है, कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा ताकि आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। लेंसेज के बारे में अगर हम बात करें तो दो तरह के लेंसेज होते हैं। एक होते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस से रेज जब पास होती हैं तो देखें आप एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, ये पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। सेंटर जो होता है लेंस का, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और वो लाइन जो डॉटेड लाइन है जो बिल्कुल कट कर रही है लेंस को, बाइसेक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टली, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। हॉरिजॉन्टली का मतलब ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, जो कि हॉरिजॉन्टली कट कर रही होती है। मैं आपके सामने ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन। और ये वाली लाइन अपर्चर होती है जो वर्टिकली कट कर रही होती है, इसको अपर्चर कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस में जब रेस पास होती हैं तो वो बिल्कुल ऐसा अपीयर होता है जैसे कि वो डाइवर्ज हो रही है किसी एक पॉइंट से, और उसका प्रिंसिपल फोकस रियल नहीं होता बल्कि वर्चुअल होता है, क्योंकि वो बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो वहाँ से आ रही हैं, हकीकत में वो वहाँ से नहीं आ रही होती। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये आप देख लें, जब कभी भी याद रखिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर उसमें ये लेंस के सामने है, लेंस की लाइन जो है आपके पास शो हुई हुई है, ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमेशा दो टेक्निक्स यहाँ पे ड्रॉ करनी होती हैं हमने। और मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने टेक्निक क्या होती है, दो रेज ड्रॉ करनी होती हैं। एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और एक आपके पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जब आप उन दो रेस को देखते हैं कि वो इस तरह से पास कर रही हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये एक रे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा रहा हूँ, सीधी जाती है, इससे में कोई डेविएशन नहीं आती। दूसरी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कहीं पर भी रखा हो ऑब्जेक्ट हमेशा वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। अब डिपेंड करता है वो रेस आगे जाके मिलती है नहीं मिलती, या नहीं मिल रही, इनको पीछे ही हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। मुझे मेरे पास पीछे भी जगह नहीं है, लेकिन मैं इसको कोशिश करता हूँ एक्सटेंड करने की। जस्ट वेट। तो जस्ट वेट, इसमें अच्छा जी, देख लें, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा होगा, इससे हमेशा दो रेस पास करनी है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी हमेशा प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, याद रखिएगा कुछ भी हो जाए। दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास करती है। रेस मीट नहीं करती आगे जाके, तो पीछे मीट करेंगी। जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वहाँ पे ये आपका इमेज बनाएंगी। देख लें, ये वर्टिकल इमेज बनाए और ये इरेक्ट है। अगर आपने मैग्नीफिकेशन निकालनी है इसकी, तो मैग्नीफिकेशन निकालने का तरीका ये होता है कि इमेज के साइज़ को ऑब्जेक्ट के साइज़ से डिवाइड कर दें, तो वो मैग्नीफाइंग बता देगा कि कितना मैग्नीफिकेशन है। साइज़ ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। दो टेक्निक्स होती हैं, या तो आप इमेज के साइज़ को ऑब्जेक्ट के साइज़ से डिवाइड करें, आप कहें कि जी 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो मैं साइज़ ऑफ इमेज डिवाइड करता हूँ साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो आपके पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी 2। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इमेज का डिस्टेंस जो है, जिसको वी कहते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से यू से डिवाइड कर दें। तो आप वी ओवर यू करें या आई ओवर ओ करें, आंसर आपका एक ही आएगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। तो ये याद रखिएगा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ होती है टेक्निक। बाकी जो है आपके पास मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ प्लेस करते हैं, यानी कि आप फोकस पे रखते हैं। अब ये दो पैरेलल रेज मिलेंगी जाके, इनके बारे में कहा जाता है ये बहुत ही या तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मिलती हैं, और या तो बहुत ही बड़ा इमेज बनाती हैं। ठीक है, या फिर आप इसको मज़ीद पीछे लेके आते चले जाएँ,
तो आप देखेंगे कि इमेज छोटा होता चला जाएगा। अभी आप देख लें, रूल्स वही हैं, रूल्स आपको वही नज़र आएंगे। अब देखिए, अब आपको लेंस के दूसरी तरफ इमेज मिलती हुई नज़र आ रही हैं और ये रियल में मीट कर रही हैं। तो ये आपके पास इमेज बना रही हैं, लेकिन इन्वर्टेड इमेज बन रहा है और बड़ा बन रहा है। ये प्रोजेक्टर में बनता है। ठीक है जी, आपके पास ये प्रोजेक्टर की इमेज बनती है और आप इसको देख सकते हैं किस तरह से इमेज बनी है। तो बहुत सिंपल टेक्निक है, रूल्स वही हैं, सारे रूल्स हैं। 2F पे अगर आपने रखा है तो आप देख लें, रूल्स वही है, 1F से पास हो रही है रेस और ये 2F पे ही बन रहा है इमेज। ठीक है जी, और आपके पास ये फोटोकॉपियर में होता है, और अगर आप 2F से भी पीछे लेके चले जाएं तो ये कैमरे के अंदर होता है, और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो आपका बहुत ही छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। ये आपका कैमरे में होता है, या आपकी आइज़ के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन हो रही होती है वही होती है। सारी इमेज रियल होती हैं जितनी भी इन्वर्टेड होती हैं, लेकिन यहाँ पे इमेज छोटा बना है, डिमिनिश्ड बना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। डाइवर्जिंग लेंस से ये होता है कि ये रेज डाइवर्ज होती है, और डाइवर्ज कहाँ से होती है, ऐसा लगता है जैसे ये प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो आपको देखें, ये देखें, जो डाइवर्जिंग रेज जो डाइवर्ज हुई है, ये प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी है वो सीधी गुजर गई है, और ये दोनों ये रियल में तो नहीं मीट कर रही, बल्कि आपकी वर्चुअली मीट कर रही हैं, और ये छोटा सा इमेज बनाती हैं। और ये इमेज हमेशा रियल नहीं होता, ये वर्चुअली बनता है, हमेशा वर्चुअल बनता है, हमेशा अपराइट बनता है। ये डाइवर्जिंग और कॉन्केव लेंस में ऐसा होता है। ठीक है जी, लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। इसके अलावा ये इमेज फॉर्मेशन इन द ह्यूमन आइज़ है, ये आपका GCE के अंदर होता है कि नॉर्मल रेज जो आपके पास आ रही होती हैं आपके रेटिना पे फोकस होती हैं। जैसे कि आप देख लें, दूर से जो पैरेलल रेज आ रही है रेटिना पे फोकस हो रही है, लेकिन सम टाइम शॉर्ट साइटेड आई जैसे आपके सामने है, ये पहले ही फोकस हो गई हैं। अब इसको करेक्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, कॉन्केव लेंस इसके सामने रखते हैं। जब हम कॉन्केव लेंस रखते हैं तो ये देखें, रे को इस तरह बैंड करता है कि आइस को ऐसा लगता है कि ये दूर के बजाय किसी करीब ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, और ये रेस आपकी रेटिना पे फोकस हो जाती हैं। अच्छा, इसी तरह से लॉन्ग साइटेड आई जो होती है उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि दूर की जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लॉन्ग साइटेड द इमेज इज़ फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना, ये रेटिना से पीछे बन रही होती है इमेज। और इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जब हम कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं इसके सामने, तो ये जो रेज आती हैं ये आप देख सकते हैं, बेसिकली ये करीब से रेज आ रही होती है। इन्होंने थोड़ा सा इसके अंदर डायग्राम को इतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया जैसा करना चाहिए था, और ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा सकूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो बेसिकली जैसे कि आप अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे शॉर्ट साइटेड आई में जैसे आप ये देख रहे थे कि दूर के जो ऑब्जेक्ट थे वो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे, आपको पास के ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आते हैं। तो शॉर्ट साइटेड आई में आप जो है नियर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग साइटेड आई में जो है आप जो है वो जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनको आप क्लियर देख सकते हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख सकते। इनके यहाँ पे डायग्राम ठीक नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे होता ये है आपके पास लाइक दिस, अभी मैं आपको यहाँ पे ठीक करके दिखा दूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास आइस है, ये आपका ओ लेवल्स GCE के अंदर होता है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके जो नियर ऑब्जेक्ट है ना, उससे आपकी पीछे इमेज बन रही होती है जाके, और जो पैरेलल दूर से आ रही होती हैं वो ये रेटिना पे फोकस करती हैं। तो होता क्या है, ऐसी आइस के सामने हम रख देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस करता ये है, कॉन्वेक्स लेंस ये काम करता है कि ये वाली रेस को जो आती हैं करीब से, इनको पैरेलल कर देता है। जब इनको पैरेलल करता है तो ये समझता है कि दूर से आ रही हैं, और ये आपके पास रेटिना पे फोकस होना शुरू हो जाती हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। तो इस तरह से आप इस डिफेक्ट को ओवरकम कर सकते हैं गाइस। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।